किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धान का बिचड़ा तैयार करते समय किए जाने वाले कृषि कार्य तथा धान के फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि धान के बारे में। तो धान भारत समेत कई एशियाई देशों की मुख्य खाद्य फसल है। इतना ही नहीं, दुनिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा मक्का की खेती किया जाता है और मक्का की खेती के बाद सबसे ज़्यादा अगर बुआई या रुपाई किया जाता है तो वो धान है। और खरीफ सीजन की मुख्य फसल की बात की जाए तो धान लगभग पूरे भारत में लगाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में धान की खेती होती है और जगह, मौसम तथा मिट्टी के भी अलग होता है। हर जगह के हिसाब से धान के किस्मों या प्रजातियों को विकसित किया गया है। इसलिए किसान भाइयों को अपने क्षेत्र के हिसाब से विकसित किस्मों या प्रजातियों की खेती करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि धान में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है वो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार व छत्तीसगढ़ है। अब हम बात करते हैं कि धान के बिचड़ा तैयार करते समय क्या क्या कृषि कार्य करना चाहिए। तो जब हम बीज की बुआई कर देते हैं उसके बाद हमें 15 दिन का जब हमारा बिचड़ा हो जाए उसमें 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हिसाब से 2.2 किलोग्राम यूरिया का उपरिवेशन करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो धान का हमारा बिचड़ा होता है वो यूरिया का खेत में उपरिवेशन करने के बाद भी पत्तियां पीलापन दिखाई देती है या उस पर थोड़ा सा लाल कत्था कलर का धब्बा दिखाई दे, जिसके लिए हमको जिंक सल्फेट का, जिसे हम कहते हैं जिंक की कमी हो गया है पौधों में, तो उसके लिए हम जिंक सल्फेट 5 ग्राम एवं यूरिया 20 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, धान के बिचड़ों में कभी कभी पत्ती जो है उजलापन या सफ़ेद दिखाई देने लगता है। इस परिस्थिति में हमें आयरन सल्फेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए फसलों पे, बिचड़ा के ऊपर। और अगर कभी कभी पीलापन के साथ साथ उजलापन भी दिखाई देने लगता है तो ऐसे दोनों परिस्थिति में 5 ग्राम आयरन सल्फेट, 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 20 ग्राम यूरिया तीनों को एक साथ मिला करके प्रति लीटर के दर से एक स्प्रे मशीन में घोल बनाकर तैयार कर फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि धान के बिचड़ा में ये थ्रिप्स, केसवर, मार्मी या हरे फुदके जैसे कीट भी हमारे फसलों को चिपक कर तथा पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोपीड 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर या साइपरमेथ्रिन 2 तरह का आता है, एक 25% रहता है और दूसरा 10% इसी का होता है। तो अगर 25% मिल जाए तो 1 ml प्रति लीटर, या अगर 10% का मिल जाए तो 2 ml प्रति लीटर पानी में किसी एक कीटनाशक घोल को दवा बनाकर के छिड़काव करना चाहिए। अगर धान के बिचड़ा अवस्था में पौधे अक्सर झुलसा रोग या भूरा धब्बा के लक्षण दिखाई देते हैं, इसके नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब या बेवेस्टिन किसी भी एक फफूंदनाशी दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बिचड़ा के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब बिचड़ा हमारा तैयार हो जाता है तो वो कितने दिन का बिचड़ा हमको रोपाई के लिए ये पर्याप्त हो, कितने दिन अवधि का बिचड़ा हमको रोपाई के लिए होना चाहिए। तो अगर हमारे पास लंबी अवधि जो 145 दिन से अधिक दिनों में जो तैयार होने वाली जो धान की प्रजातियाँ है उसका बिचड़ा 25 से 30 दिन का रोपाई करने के लिए उचित समय होता है। अगर मध्यम हो जो 120 से 145 दिन में जो फसल हमारी तैयार हो जाती है, ऐसे प्रजातियाँ को बिचड़ा 22 से 25 दिन में तैयार हो जाता है रोपाई के लिए। और जो कम अवधि या शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं जो 120 दिन से कम दिन में तैयार हो जाती है,
उसके लिए 18 से 22 दिन का समय उपयुक्त होता है बीज चारा लगाने का। लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ देखते हैं कि पानी या किसी तरह की समस्या हो जाती है, उस परिस्थिति में हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि धान के बिचड़ा का उम्र अधिक होने के बाद भी उसकी रोपाई करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जिस खेत में आप पहले दिन धान का बिचड़ा का रोपाई किए हैं और जिस खेत में आप आखिरी दिन करते हैं, उन दोनों खेतों के उत्पादन में भी अंतर हो जाता है। जो पहले करते हैं उसमें उत्पादन अधिक मिलता है और जिस खेत में बाद में बिचड़ा का रोपाई करते हैं उसमें आपको उत्पादन कम प्राप्त होता है। और उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो आखिरी वाला खेत होता है उसमें उस बिचड़ा का उम्र अधिक हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में आप क्या करें कि जब 20-25 से 30 दिन का जब बिचड़ा लगाना हो तो एक पौधा हम लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास 15 दिन विलम्ब भी हो जाता है, 40 से 45 दिन होता है, उस परिस्थिति में भी हम एक ही बिचड़ा लगाते हैं। तो ऐसे में जब 30 से 40 दिन का बिचड़ा का उम्र हो जाए तो ऐसे में हमको 2 पौधा एक साथ लगाना चाहिए। और जब 40 दिन से अधिक का हो जाए 45 दिन तक, तो उसमें हमको 3 पौधा जो बिचड़ा का होता है 3 पौधों को एक साथ लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा उत्पादन जो अधिक बिचड़ा की उम्र होने से कम हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं और उत्पादन अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि पौधों से पौधों या पत्ती से पत्ती की दूरी कितनी रख चाहिए। तो कभी भी आप देखते हैं कि जब धान की रोपाई होता है तो जो हमारे यहाँ मजदूर जो धान की रोपाई करते हैं, अगर आप अपने खेतों में जाते हैं उस समय आप देखेंगे कि खेत के मेड़ के बगल में या किनारे पे वो थोड़ा सा पास पास में पौधा रखते हैं और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो पौधों से पौधों की दूरी अधिक कर देते हैं, या कहें कि अधिक जगह पे वो कम पौधे की रोपाई करते हैं। जिससे क्या होता है कि आज हमारे यहाँ फसल उत्पादन कम होने का ये भी एक कारण है। नियमतः जो देखा जाए तो हमें जो लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और उस लाइन में एक पौधा से दूसरे पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे में हम देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर में हमारे पास 33 पौधे लगभग होने चाहिए। अगर पौधों की संख्या कम होगा तो हमें जाहिर बात है कि हो सकती कि उसमें नंबर, जब पौधा ही कम होगा तो उसमें टिलरिंग और बाली की अगर देखा जाए तो प्रति मीटर स्क्वायर में कम प्राप्त होगा, जिससे कि हमारे उत्पादन कम होने की संभावना बनी रहती है। अगर हम बात करें धान में रोपाई के लिए खाद एवं उर्वरक की अनुशंसित मात्रा, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि धान की अधिक पैदावार या मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए हमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसमें हमको रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैविक उर्वरक और कार्बनिक, जिसे कि हम कार्बनिक खाद भी, तीनों को समुचित मात्रा में अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि गोबर की खाद हो गया या हरी खाद हो गया या बायो फर्टिलाइज़र में जैसे हम देखते हैं कि एजोटोबैक्टर कर सकते हैं या पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे यूरिया डीएपी करते हैं। इस सभी को मिला करके अनुशंसित जो मात्रा होती है उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें जो कम उपजशील वाली जो प्रजातियाँ होती है, फिर मध्यम होती है, फिर अधिक उपज देने वाली प्रजाति होती है, इन तीनों के लिए अलग अलग उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उर्वरक की बात किया जाए तो आज बाज़ार में देखा जाए तो 3 तरह के उर्वरक प्राप्त हैं। एक यूरिया डीएपी और पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। दूसरा एक हमारे यहाँ अभी एनपीके जो 12-32-16 है, ये भी बाज़ार में उपलब्ध है। और तीसरा सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे कि हम धुरिया खाद से भी नाम से जानते हैं। तो अगर हमें कम उपज वाली की बात किया जाए तो इस परिस्थिति में हमको रोपाई के समय यूरिया 21 किलोग्राम और डीएपी 32 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 13 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए। और फिर प्रथम और द्वितीय उपरिवेशन में यूरिया का 17.5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास एनपीके 12-32-16 है तो उसकी 50 किलो प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना चाहिए। और यूरिया 22 किलो हमको जब रोपाई के समय और फिर जब प्रथम बार जब हम उसको टॉप ड्रेसिंग या उपरिवेशन करते हैं तब 17.5 और दूसरी बार भी 17.5 किलो। अगर हमारे पास सिंगल सुपर फास्फेट है तो यूरिया 35 किलो
सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 13 किलोग्राम। ये जो रुपाई के समय की बात कर रहे हैं, इसमें हमको खेत जब हम तैयार करते हैं आखिरी सब कादो या कादो करते समय या पाटा मारने के पहले हमें अपने खेतों में छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद हम बाद में बिचड़ा का रुपाई करना चाहिए। और अगर हम मध्यम उपजशील बात करें तो रुपाई के समय यूरिया 26 किलोग्राम, DAP 32 और म्यूरेट ऑफ पोटाश 13 किलोग्राम देना चाहिए। और इसमें अब यूरिया जो है ये तो मध्यम उपज वाली ज़मीन में हमें 26 किलो यूरिया और 52 किलो DAP और 27 किलो म्यूरेट पोटाश तथा अगर NPK है 12-32-16 तो 27 किलो यूरिया, 75 किलो NPK और म्यूरेट ऑफ पोटाश 7 किलो। अगर यूरिया और SSP और म्यूरेट ऑफ पोटाश है तो 43 किलो यूरिया और 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 27 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग हमें बुआई खेत तैयारी करते समय करना चाहिए तथा 22 किलो प्रथम और 22 किलो द्वितीय उपरिवेशन में हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। पहला जो प्रथम यूरिया का उपरिवेशन जो कले निकलने का, जब हम पहली बार खेत से जब खरपतवार का निकौनी कराते हैं उसके बाद हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और अधिक उपज वाली जो प्रजातियां हैं उसके लिए यूरिया 32 किलो, DAP 52 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 27 किलो बुआई के समय, मतलब ये रुपाई के पहले खेत तैयारी करते समय देना चाहिए। किलोग्राम प्रति एकड़ में है ये। और अगर हमारा NPK है तो 33 किलो यूरिया, 75 किलो NPK और 7 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। और यूरिया अगर SSP है तो यूरिया 52 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट जो दूरिया खाद है वो 150 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 27 किलो प्रति एकड़ हमें प्रयोग करना चाहिए। और अगर प्रथम उपरिवेशन में 26 किलो यूरिया का प्रथम और द्वितीय उपरिवेशन में हमें प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये आज हम कल हमारे खेतों में धान के खासकर देखा जा रहा है कि जिंक की कमी भी प्रायः खेतों में फसल जब हमारा तैयार होने लगता है उस समय खैरा रोग जो जिंक की कमी से होता है वो दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे पिछले साल अगर खैरा डिजीज की समस्या आई हो, अगर खेत में जिंक की कमी हो तो ये खेत तैयार करते समय ही 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के दर से का दवा करते समय या पाटा मारने के पूर्व ही प्रयोग करना चाहिए। हम यूरिया की बात करें तो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का सर्वाधिक उपयोग होने वाला स्रोत है। और नाइट्रोजन की बर्बादी कम करने के लिए यूरिया को तो हम धान की फसलों में 3 बार प्रयोग करते हैं। पहली बार रुपाई के पहले करते हैं और जो दूसरी बार जो प्रथम उपरिवेशन वो कल्ला जब निकलने लगता है तब, और तीसरा जो द्वितीय उपरिवेशन है ये जब हमारा फसल गाभा जिसे हम कहते हैं या बाली निकलने के पहले या गाभा में जब बाली आने लगती है उसके 1 सप्ताह पहले ही हमें तीसरी जो डोज है यूरिया का वो दे देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम यूरिया का प्रयोग करें तो खेत में थोड़ा पानी कम ही रहना चाहिए। और अगर हम फास्फोरस की बात किया जाए तो फास्फोरस और पोटाश को हमेशा ही हमें मिट्टी में डालना चाहिए, न कि खड़ी फसल धान रोपाई करने के बाद 8 दिन 10 दिन बाद भी बहुत से किसान अपने खेतों में DAP का प्रयोग करते हैं या पोटाश का। तो कभी भी देखिए जब मिट्टी में वो नीचे रहेगा तो जड़ का विकास एकदम नीचे ही होता है। तो इन परिस्थिति में हमें ऐसा करना चाहिए कि खेत तैयार करते समय ही DAP और पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। और फास्फोरस का प्रयोग करने से क्या होता है कि धीरे धीरे पौधे की जड़ों द्वारा ये खींच करके उसके जड़ों को वृद्धि करता है जिससे कि पौधे मजबूत होते हैं। और पोटाश का भी प्रयोग प्रायः अपने खेतों में करना चाहिए क्योंकि पोटाश से हमारे फसलों को रोग प्रतिरोधक क्षमता है तथा जो अनाज उत्पादन होगा या जो उसका फसलों से पुआल होगा उसके दानों में चमक आएगा। और अगर हम जिंक की बात करें तो ऐसे प्रायः देखा जाता है कि जिंक के कमी से उनमें
जो पौधे में कले भी कम निकलते हैं, पौधे में असमान वृद्धि हो जाता है और पौधे में पत्तियां जो है भूरे रंग के धब्बे पड़ना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में हमको, अगर हम बुआई के समय अगर जिंक का प्रयोग नहीं किए हैं, ये धान रोपाई के पहले कादो करते समय, और अगर हमको खड़ी फसल में जिंक की कमी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलो यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके हम 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और अगर अधिक जिंक की कमी का लक्षण दिखाई दे तो इन परिस्थिति में हमको 10 से 15 दिन पे एक बार और इसको छिड़काव कर देना चाहिए। अब बात करते हैं उर्वरक प्रयोग की विधि। प्रायः हमारे यहाँ देखा जाता है कि उर्वरक का जब हम चयन करते हैं या जो बाज़ार से लेके आते हैं, उसको हम 3 प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। पहला तो जैसे कादो के पहले अपने खेतों में मतलब भूमि में मिलाकर प्रयोग करते हैं। दूसरा जैसे यूरिया का हम खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो है वो फसल पर छिड़काव करते हैं उसका घोल बनाकर। तो धान के फसल में उर्वरक का प्रयोग के लिए कुछ थोड़ा सावधानी है। देखिए, जब भी हम पोषक तत्व का या उर्वरक का प्रयोग करें तो सबसे पहले हमको मिट्टी का जांच अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो खेत है उस मिट्टी में किस तत्व की कमी है या किस तत्व की अधिकता है। तो अगर ये हमारे पास जांच हो जाएगा, रिपोर्ट रहेगा, तो हम ये देखेंगे कि जिस तत्व की पोषक तत्व की कमी रहेगा उसकी मात्रा को हम अनुशंसित दर से हम प्रयोग करेंगे। और ये भूमि की जो हमारा किस्म होता है और तथा फसलों के किस्म पे भी हमको उर्वरक देने की उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जिससे कम उत्पादन वाली फसल प्रजाति है तो कम खाद की मात्रा लगेगा, अगर ज़्यादा उत्पादन देने वाली तो उसको ज़्यादा चाहिए। अगर पोषक तत्व कभी भी उचित समय और उचित विधि और उचित गहराई में ही देना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त जैसे कि यूरिया का हम अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं या छिड़काव परिवेशन कर रहे हैं, तो कभी भी हमको दोपहर में जब अधिक धूप होता है उस समय छिड़काव नहीं करना चाहिए। और साथ ही खेत में अगर हमें ज़्यादा पानी लगा है तो पहले हमको पानी को निकाल देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, तब यूरिया का डालना चाहिए। या कभी सूखा खेत मतलब जिसमें नमी थोड़ा कम हो, वैसे में हमको यूरिया का या नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होता है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास युक्त उर्वरक को रोपाई के पूर्व कदवा करते समय ही हमेशा हमें अपने खेतों में मिला देना चाहिए। और रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैव उर्वरक, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद तथा जीवाणु उर्वरक जैसे कि ये जो टोबैक्टर है, नील हरित शैवाल है, का भी प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। और अगर धान की फसल में जिंक की कमी, जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, इसमें जो कलर दिखाई दे रहा है ये हमारा जिंक का डिफिशियंसी या इसको हम खैरा बीमारी भी कहते हैं। और ये जिंक की कमी से होता है। अगर इस तरह के भूरे कलर का स्पॉट अगर हमारे पत्तों पर दिखाई दे तो हम क्या करेंगे कि अपने खेतों में 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम यूरिया को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करेंगे। कभी ध्यान दीजिएगा कि 1 किलो जो जिंक सल्फेट